नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद सिसोदिया और हम अध्ययन कर रहे हैं जीव विज्ञान का अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है निषेचन और परागण। तो चूंकि पिछली क्लास के अंदर हमने निषेचन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी, निषेचन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा का हमने अध्ययन किया था। उसके अलावा जो निषेचन के जो चरण होते हैं, हमने यहाँ पे निषेचन के टोटल 4 चरण बताए थे। पहला चरण था परागकणों का अंकुरण एवं परागनलिका का निर्माण, जिसके अंतर्गत हमने जो पोषक पदार्थ क्या होते हैं, शर्करा, रेजिन आदि पुष्प के वर्तिकाग्र भाग पर इकट्ठे होते हैं और जब परागकण इनके ऊपर आकर गिरते हैं तो परागकण इनको ग्रहण कर से इनसे पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं, बाद में क्या करते हैं, परागनलिका का निर्माण करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था अंकुरण का काल। जब परागकण परागकोश से निकलकर उसके पश्चात वर्तिकाग्र पर आते हैं परागण की क्रिया के द्वारा, तत्पश्चात पोषक पदार्थों को ग्रहण करने के बाद जब परागनलिका का निर्माण होता है, यहाँ तक का जो सारा प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, अंकुरण का काल। इसके बाद हमने पढ़ा था कि चूंकि ये जैसे परागकोश हमने संरचना बना के बताई थी, और परागकोश से बाद में हमने देखा था इसके अंदर वाले अंतःचोल से एक परागनलिका का निर्माण होता है। तो जिन पादपों के अंदर केवल एक ही नलिका निकलती है उनको हम बोलते हैं एक नलिकीय, और जिनके अंदर एक से अधिक नलिकाएं जब निकल जाती है, परागनलिकाएं निकल जाती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बहुनलिकीय। इनके अंदर 2 नल केंद्र और एक काई केंद्र या काई कोशिका विद्यमान रहती है। तत्पश्चात हमने बात करी थी कि परागनलिका की लंबाई कितनी होती है। तो मैंने ये भी बताया था मक्का का उदाहरण देते हुए कि जितनी इस वर्तिका की लंबाई होगी, वर्तिका की लंबाई के आधार पर ही परागनलिका की लंबाई डिपेंड करती है। तो आइए आज हम दूसरा भाग शुरू करते हैं। तो पहला भाग हमने अंकुरण वाला पढ़ लिया था, परागकोश का परागकणों का अंकुरण एवं परागनलिका का निर्माण। अब हम दूसरी बात करते हैं वृद्धि। किसकी वृद्धि, परागनलिका की वृद्धि। वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर पाए जाने वाले शर्करा, रेजिन आदि पदार्थों को वो ग्रहण करके वृद्धि कर लेती है। तो हमारा दूसरा हेडिंग होगा अब परागनलिका की वृद्धि। अब ये जो परागकण और वर्तिका की जो आपस में जो क्रिया होती है वह रसायन अनुचलन पर आधारित होती है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं यह जो प्रक्रिया होती है वह रसायन अनुचलन पर आधारित होती है। कैसे, ये रसायन अनुचलन पर किस प्रकार से आधारित होती है, आप ये समझ सकते हैं कि माना कि एक सरसों के पौधे का परागकण है, यदि वह सरसों के पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा तभी वह अंकुरित होगा। ऐसा नहीं है कि सरसों का जो परागकण है वह गुड़हल के पुष्प पर जाने के बाद वह वहां पे अंकुरित हो जाएगा, वह वहां पे अंकुरित नहीं हो पाएगा, और किसी कारण से अंकुरित हो भी गया लेकिन वो बाद में निषेचन की क्रिया को संपन्न नहीं कर सकता। तो कहने का अर्थ है इनके अंदर कुछ ये एक रसायन आधारित अनुक्रिया है जिसमें केवल एक विशेष जाति के परागकणों को ही वर्तिकाग्र ग्रहण करता है, दूसरी जाति के परागकणों को वह ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात करते हैं दूसरा है वर्तिका ठोस या बंद प्रकार की होती है। देखिए इस चित्र को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसमें जो वर्तिका है, इमेजिन कीजिए कि ये वर्तिका यदि इस प्रकार से खोखली इस प्रकार से यहाँ पे ठोस होती है, ठोस का अर्थ यहाँ पे ये बिल्कुल ही पैक होती, बिल्कुल ही बंद होती, तो जो परागकण यहाँ पे अंकुरित हुआ है तो क्या वह परागकण इसके भीतर की ओर प्रवेश कर पाता है, क्या उस समय वो यहाँ पे प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए पादपों के अंदर एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया होती है, यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है। इस प्रक्रिया के अंदर जो परागकण होता है वह पेक्टिनेज एंजाइम का स्त्रवण करता है। इंपॉर्टेंट है पेक्टिनेज एंजाइम। इस समय ये क्या करता है, पेक्टिनेज एंजाइम का स्त्रवण करता है, जिसकी वजह से परागकण जो होते हैं वह यहाँ पर इसको भेजते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं, अर्थात इसकी जो बंद सतह होती है वह उसको
गला करती है उसको नष्ट कर देती है, और पेक्टिन एंजाइम इसको नष्ट करते हुए बाद में परागनलिका आगे की ओर क्या कर देती है, वृद्धि कर लेती है। इस प्रकार से ये जो ठोस भाग था या जो बंद भाग था वो यहाँ से क्या हो गया, वो यहाँ पे अब नष्ट हो गया। इस प्रकार से देखो परागनलिका की इसके अंदर लगातार वृद्धि होती है। ये तो होगी पहली कंडीशन। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। जब वर्तिका खोखली होती है, पहली कंडीशन हमने पढ़ा था कि वर्तिका जब क्या हो, ठोस हो। अब दूसरी कंडीशन है जब वर्तिका क्या हो, खोखली हो। तो जब वर्तिका खोखली होती है तो इसके अंदर एक विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं श्लेष्मिक पदार्थ। इसके भीतर श्लेष्मिक पदार्थ भरा रहता है और वह आगे की ओर बाद में वृद्धि करते हुए आगे बढ़ जाता है। और इसके जो उदाहरण है वो अधिकांश पौधे हो गए। अधिकांश पौधों में जो प्रक्रिया पाई जाती है वह उसमें वर्तिका ठोस या बंद प्रकार की होती है, जबकि राइबी तथा लीलियम पादप के अंदर वर्तिका होती है, वह खोखली होती है। इनके इस जो वर्तिका होती है उसके भीतर श्लेष्मिक पदार्थ भरा हुआ रहता है। तीसरी कंडीशन और होती है ये होगी वर्तिका के अंदर कुछ अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, जिस प्रकार इमेजिंग कर ली इस प्रकार से छोटे छोटे इनके अंदर रिक्त स्थान पाए जाते हैं। और वर्तिका के अंदर बाद में क्या होता है, परागनलिका प्रवेश करती है और वो बाद में आगे जाकर अपना मार्ग ढूंढ लेती है। ठीक है, ठीक है, यहां तक आपका हो गया। आप तो यहां का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, इसको उधर लीजिए। आइनोथेरा और पिटूनिया। अब आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वापस अपन लिखना। ठीक है, पहला पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया, दूसरा पॉइंट भी अपना कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा पॉइंट लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम हमारा अगला पॉइंट है परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। अंकुरण का टॉपिक हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने वृद्धि का टॉपिक भी पढ़ लिया। अब देखिए ये जो परागनलिका है वो है वृद्धि करते हो। अब आगे देखिए कहाँ प्रवेश करें। हमने यहाँ पे बताया था आपको, जो कल वाली क्लास में उसमें बताया था बीजांड में प्रवेश। तो अब ये परागनलिका वृद्धि करते हुए कहाँ जाती है, इस बीजांड में प्रवेश करती है। और हमने आपको ये बताया था कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 नर युग्मक और एक कायिक केंद्र पाया जाता है। तो ये यहाँ पे हमारे क्या हो गए, नर युग्मक और ये हो गया हमारे कायिक केंद्र। ठीक है, यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। अब देखिए परागनलिका बीजांड में किस तरह से प्रवेश करती है। तो परागनलिका बीजांड में प्रवेश करने के 3 तरीके हो सकते हैं। तीनों तरीकों को मैं छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। छोटा सा चार्ट बना देते हैं। पहला है परागनलिका जब बीजांड में प्रवेश करती है, पहला है बीजांड द्वार द्वारा,
दूसरा है निभाग या चला जो बोलते हैं जिसको, और तीसरा है अध्यावरण द्वारा। तो आपके सामने चीज क्लियर हो गई है कि जो परागनलिका होती है वो जो बीजांड में प्रवेश करती है तो यहाँ पर 3 तरीकों से उसमें प्रवेश कर सकती है। तो उसमें पहला है बीजांड द्वारा, दूसरा है निभाग द्वारा और तीसरा है अध्यावरण द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजांड द्वारा। जब परागनलिका बीजांड में प्रवेश यदि बीजांड द्वारा करती है तो उसको हम बोलते हैं बीजांड द्वारीय प्रवेश। आगे बात है बस समझ में, जब परागनलिका बीजांड द्वार द्वारा प्रवेश करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वारीय प्रवेश। दूसरा है जब परागनलिका बीजांड में प्रवेश निभाग द्वारा करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, निभागीय प्रवेश। आगे बात समझ में, जब परागनलिका बीजांड में प्रवेश निभाग द्वारा करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, निभागीय प्रवेश। और तीसरा है अध्यावरण द्वारा। तो वही बात होगी, जब परागनलिका बीजांड में प्रवेश अध्यावरण द्वारा करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अध्यावरणीय प्रवेश। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोरोगेमी। क्या बोलते हैं इसको, पोरोगेमी। निभाग को इंग्लिश में बोलते हैं चला जा, तो इसको हम बोलते हैं चलाजोगेमी। और जब अध्यावरण द्वारा प्रवेश करती है तो उसको हम मीजोगेमी कहते हैं। जो अधिकांश माध्यम होते हैं वो इसी के उदाहरण है। हम यहाँ पे सरसों को उदाहरण ले सकते हैं, कैप्सेला का उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। और जब निभाग द्वारा प्रवेश करती है तो उसका उदाहरण हो गया बिटूला। ये किस प्रकार से प्रवेश करती है भी अभी आपको चित्र द्वारा समझा देंगे। और तीसरा है मीजोगेमी। इसका उदाहरण आपके हो गया कुकुरबिटेसी कुल, जिसको हम ककड़ी कुल भी कहते हैं। वापस थोड़ा सा दोहरान कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट था परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। परागनलिका द्वारा बीजांड में प्रवेश 3 तरीकों से होता है। तो देख लीजिए, सबसे पहले बीजांड द्वारा हम लोगों ने जब पहले चित्र बनाया था, याद करिए चित्र को, ये हमने जो बीजांड का चित्र बनाया था उसमें देखिए, ये तो यहाँ पर जो क्षेत्र था इसको हमने क्या नाम दिया था, बीजांड द्वार नाम दिया था। और जब परागनलिका बीजांड द्वार चित्र को ध्यान से देखिए, ये चित्र जो यहाँ पर स्थित है मैं उसका डायग्राम बना रहा हूँ। तो देख लीजिए बीजांड द्वार, तो परागनलिका का बीजांड में प्रवेश यदि बीजांड द्वार द्वारा होता है तो उसे हम बीजांड द्वारी प्रवेश या उसको हम पोरोगेमी कहते हैं। तो देखिए, जब परागनलिका यहाँ से प्रवेश करते हुए जो नीचे का जो स्थान है जो हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या यहाँ पर बीजांड द्वार। तो जब परागनलिका यहाँ से होती हुई यहाँ प्रवेश करती है, इस मार्ग से आती हुई बाद में क्या होती है, बीजांड द्वार द्वारा जब ये अंदर की ओर प्रवेश करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वारीय प्रवेश। और इसका जो उदाहरण है वो हमने आपको बता दिया था। इसका जो उदाहरण है वह है सरसों और कैप्सेला, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात करते हैं निभाग द्वारा। जब हमने ये टॉपिक आपको बीजांड की संरचना जब पढ़ाई थी तब मैंने एक बात कही थी कि बीजांड द्वार के सामने सदैव क्या होता है, निभागीय क्षेत्र स्थित होता है। तो निभाग का क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, ये निभाग यहाँ पे पाया जाता है। तो कहने का मतलब इसमें यहाँ पे पाया जाता है। तो जब परागनलिका यहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है, कौन सा क्षेत्र, निभागीय क्षेत्र। वही बात को वापस समझ लीजिए, जब परागनलिका का बीजांड में प्रवेश निभागीय क्षेत्र द्वारा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, निभागीय प्रवेश। और बीजांड द्वार के ठीक सामने क्या होता है, निभाग। तो परागनलिका जब
प्रवेश करती है, इस क्षेत्र द्वारा प्रवेश करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निभागीय प्रवेश, और उसका उदाहरण हो गया हमारा बिटूला। आगे बात समझेंगे। अब हम तीसरी बात करते हैं अध्यावरण द्वारा। अध्यावरण आप जानते हो, अध्यावरण के मैंने दो बताए थे, एक अध्यावरणी और द्विअध्यावरणी। जिन पादपों में केवल एक ही अध्यावरण पाया जाता है उन्हें हम एक अध्यावरणी पादप कहते हैं, और जिन पादपों के अंदर दो अध्यावरण पाए जाते हैं उसे हम द्विअध्यावरणी कहते हैं। कुछ पादपों में अध्यावरण नहीं पाया जाता है, उनको हम अध्यावरणी पादप कहते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें चूंकि दो अध्यावरण है तो जब जरूरी परागनलिका इधर से आए, परागनलिका का प्रवेश इस तरफ से भी हो सकता है। तो यदि ये क्या है, अध्यावरण है, इंटेग्यूमेंट है, ये भी क्या है, इंटेग्यूमेंट। तो जब परागनलिका इस अध्यावरण के भीतर से प्रवेश करती है, आगे बात समझ में, जब परागनलिका क्या करती है, अध्यावरणों के द्वारा प्रवेश करती है। वापस समझ लीजिए, परागनलिका का बीजांड में प्रवेश यदि बीजांड द्वार क्षेत्र से होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, परागनलिका का बीजांड में प्रवेश यदि अध्यावरण द्वार द्वारा होता है तो उसे हम अध्यावरणी प्रवेश कहते हैं। और इसका उदाहरण हो गया कुकुरबिटेसी, जो ककड़ी कुल है उसके जो सदस्य हैं उनके अंदर इस प्रकार से पाया जाता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उतार लिया आपने, ये ले लिया स्क्रीनशॉट। अब अगला टॉपिक हम करते हैं चौथा भाग। पहला भाग अंकुरण हो गया था, ये वाला अंकुरण वाला भाग हो गया। दूसरा हमने पढ़ा था वृद्धि, ये वृद्धि। तीसरा भाग हमने पढ़ा था बीजांड में प्रवेश, ये देखिए बीजांड में प्रवेश। अब चौथा कौन सा है, भ्रूणकोश में प्रवेश को हेडिंग लगा लेते हैं, भ्रूणकोश में प्रवेश। नंबर 4 हो गया। कल वाली क्लास मैंने आपको कहा था कि ये चारों पॉइंट मैं आपको याद करवा दूंगा। यदि आपको ये डायग्राम याद है और किस प्रकार से प्रक्रिया हो रही है, सबसे पहले अंकुरण हुआ तो परागकण का अंकुरण हुआ, उसके बाद में क्या हुई, परागनलिका का निर्माण हुआ, तो परागनलिका का निर्माण हो गया। जब परागनलिका का निर्माण हो गया फिर बाद में उसमें क्या हुई, उसमें वृद्धि हुई। तो हमने हेडिंग क्या लगा लिया, परागनलिका की वृद्धि। उसके पश्चात वृद्धि करते हुए नीचे की ओर प्रवेश करती है, और कहाँ प्रवेश करती है, बीजांड में प्रवेश करती है। तीसरा हेडिंग क्या हो गया, परागनलिका का बीजांड में प्रवेश। और बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात जब अंदर की ओर पहुंच जाती है तो वो अंदर का जो क्षेत्र वो क्या कहलाता है, भ्रूणकोश कहलाता है। तो अब ये कहाँ प्रवेश कर रही है, भ्रूणकोश में प्रवेश कर रही है। तो परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश। तो ये चौथा हेडिंग भी हमने अब लगा लिया। अब देख लीजिए, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि परागनलिका का बीजांड में प्रवेश, परागनलिका का बीजांड में प्रवेश 3 तरह से होता है। नंबर 1 बीजांड द्वार से, नंबर 2 निभाग से, और नंबर 3 अध्यावरण से। प्रवेश चाहे कितने भी तरफ से हो, चाहे वो बीजांड द्वार से आए, चाहे वे निभाग से आए, चाहे वे अध्यावरण से, लेकिन उसका जो मुख्य प्रवेश होगा वो कहाँ से होगा, इस बीजांड द्वार वाले क्षेत्र से होगा। निभाग से होगा तो क्या होगा, वो अंदर से सिर्फ कहाँ से प्रवेश करेगी, बीजांड द्वार की ओर प्रवेश करेगी। यदि यहाँ से प्रवेश करती है तो भी कहाँ से करेगी, बीजांड द्वार से। और जो मुख्य प्रकार था बीजांड द्वार, तो कहने का अर्थ है परागनलिका इसके भीतर कहाँ से भी प्रवेश करे, चाहे वह बीजांड द्वार से आए, चाहे वह निभाग से आए, चाहे वह अध्यावरण से आए, लेकिन उसका मुख्य रूप से जो प्रवेश होता है वो कहाँ से होगा, वह सदैव कहाँ से होगा, बीजांड द्वार के क्षेत्र से होगा। अब इसी चीजों को ध्यान से देखिए आगे, मैं इसको मिटा देता हूं। अब इस चित्र में हमने देखा था, हमने इसको प्रतिमुखी कोशिकाएं नाम दिया था या एंटीपोडियल सेल बोला था। इसको हमने क्या नाम दिया था, द्वितीयक केंद्र नाम दिया था। इसमें आपको पता है कि विपरीत ध्रुवों से एक केंद्र ऊपर से नीचे की ओर आता है और एक केंद्र नीचे से ऊपर की ओर आता है, अर्थात हम इसको ध्रुवीय केंद्र भी कहते हैं। और नीचे की ओर जो पाए जाते हैं इनको हम बोलते हैं सहाय या
सहायक कोशिका, ठीक है। और इसके ऊपर जो संरचना पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अंड कोशिका। और दोनों को हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, अंड समुच्चय। तो यह एक आपके सामने 7 कोशिकीय व 8 केंद्रीय संरचना का चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 7 कोशिकाएं दिख रही है और 8 केंद्र है। देखिए पहली कोशिका 2 3 4 5 6 और ये 7 कोशिका, बीच में की घेप है। तो यहाँ पर कुल कितनी कोशिकाएं हो गई, 7 कोशिका हो गई। और यदि केंद्र की बात करें तो पहला केंद्र, दूसरा केंद्र, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो यहाँ पर 7 कोशिका और 8 केंद्र पाए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं केंद्रीय कोशिका। इस भाग को हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय कोशिका। तो अब हमने देखा कि जो परागनलिका होती है वो चाहे किसी क्षेत्र से प्रवेश करे, लेकिन उसका जो मुख्य प्रवेश होता है वो कहाँ से होगा, इस बीजाणु द्वार वाले क्षेत्र से होगा। तो अब परागनलिका जब आगे से वृद्धि करती हुई यहाँ प्रवेश करती है, ये देखिए मैं यहाँ से चित्र बना देता हूँ। माना कि परागनलिका यहाँ पर आ चुकी है, तो इसके अंदर क्या होता है, 2 आगे काई कोशिका होती है और पीछे 2 नर केंद्रक होते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी संरचना कोई पाई जाती है, ये देखिए लाल रंग की, इसको हम बोलते हैं तंतुमय समुच्चय। तंतुमय समुच्चय का कार्य होता है कि जो परागनलिका इसमें प्रवेश करती है उसको मार्ग प्रदान करना, उसको दिशा निर्देश देना, अर्थात वह किस तरफ से आगे प्रवेश करे। तो जैसे ये यहाँ पे पहुंचती है, जैसे यहाँ पे इसका परागनलिका शीर्ष पहुंचता है तो परागनलिका का छिद्र ऊपर से खुल जाता है। तत्पश्चात ये काई कोशिका जो केंद्र होती है वो यहाँ पे नष्ट हो जाती है। अब जो केंद्र होते हैं वो अंदर की ओर चले जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर जो 2 सहायक कोशिका जिनको हमने लिखा था वो यहाँ पे नष्ट हो जाती है और यहाँ पे एक जो मादा कोशिका पाई जाती है, अंड कोशिका पाई जाती है। तो एक केंद्र करता है वो इसके साथ जुड़ जाता है, तो Na और Na ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं। ठीक इसी प्रकार जब दूसरा केंद्र प्रवेश करता है उस समय ऊपर की ओर पाई जाने वाली प्रतिमुखी कोशिकाएं भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और अब ये दूसरा नर केंद्र आता है वो इसमें प्रवेश करता है और इसके साथ जुड़ जाती है। द्वितीय केंद्र क्या था, पहले से 2 था ना, आप देख सकते हो एक केंद्र और 2 केंद्र थे उसके अंदर, तो ये क्या हो गया 2 और अब ये एक N आकर और जुड़ गया। तो यहाँ पर कितने केंद्र हो गए, अब 3 हो गए। तो यहाँ पे 3 एंड भ्रूण कोश का निर्माण हो जाता है। आप चाहिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कहने का अर्थ है जब परागनलिका यहाँ प्रवेश करती है तो उस समय यहाँ का शीर्ष बिंदु फट जाता है और दोनों नर केंद्र इसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पे स्थित सहायक कोशिका नष्ट हो जाती है, ऊपर की ओर प्रतिमुखी कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती है, काई कोशिका काई केंद्र भी नष्ट हो जाता है और पहला जो नर केंद्र होता है, नर युग्मक होता है, वह इस अंड कोशिका के साथ जुड़ जाता है। N+N बराबर 2 अर्थात वास्तविक यहाँ पे भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और जो दूसरा नर केंद्र होता है वह जाके इस द्वितीय केंद्र के साथ जुड़ जाता है और बाद में वह क्या करता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो बच्चों इस प्रकार आज की क्लास हमारी लगभग संपन्न हुई। तो ये पूरा टॉपिक मैंने समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगली क्लास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हमारे दोहरा निषेचन, जो कि बहुत केवल पादपों के अंदर ही पाया जाता है, दोहरा निषेचन एवं त्रिक संलयन की प्रक्रिया। ठीक है, धन्यवाद।